हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशन कनेक्शन। आज की क्लास में क्लास 8th की एनसीईआरटी का चैप्टर 5 जो है जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद को पढ़ने जा रहे हैं हम लोग आज। तो इस चैप्टर में जो अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहला विद्रोह हुआ था, जो 1857 के विद्रोह में किन किन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, किस प्रकार से विद्रोह शुरू हुआ था और किस प्रकार से अंग्रेज ने इस विद्रोह को दबाया था, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीतियां और लोग। पहले ये चित्र देख लीजिए, सिपाही और किसान विद्रोह के ये 1857 का उस टाइम का युद्ध विद्रोह जब मतलब हो रहा था। नीतियां और लोग। पिछले वाले अध्याय में हम लोगों ने ये चीज तो पढ़ा ही था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां और जनता पर उसके प्रभाव के बारे में प्रभाव क्या पड़ा था। इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर तरह तरह से असर पड़े थे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नवाबों की छिनती सत्ता। 18वीं सदी के मध्य से 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दबावों और रेजिडेंट तैयार कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उसके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए अपने कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के झांसी की रानी चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चोर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया था। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा था, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जारी है। सहायक संधि और सहायक संधि और रेजिडेंट के बारे में हम लोग ने पिछले चैप्टर में इसको बहुत अच्छे से समझा था। तो आप लोग पिछले चैप्टर को देख लीजिएगा, उसमें ये दोनों चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से समझाया गया है। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाहों का नाम हटा दिया गया था। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं बसाया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला लिया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे, मतलब मुगल में सबसे लास्ट बादशाह बहादुर शाह जफर रहेंगे। उसके बाद जो भी इनके वंशज पुत्र जो भी रहेंगे उनको सिर्फ राजकुमार की उपाधि ही दी जाएगी, बादशाह नहीं बनाया जाएगा। उसके बाद आया था किसान और सिपाही। गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूल
वसूली के सख्त तौर तरीके से परेशान थे, क्योंकि जो अंग्रेज थे उस टाइम जो आए थे वो सिर्फ व्यापार की नीति से ही आए थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिए कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इस कारण उनकी पीढ़ियां पुरानी जमीनें हाथ से निकलती जा रही थी। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। वे अपने वेतन, भत्ता और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। क्या आप जानते हैं कि उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगी। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें जमीन के रास्ते से जाने में ऐतराज नहीं था। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी गई थी। क्योंकि यह मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था, इसलिए 1856 में कंपनी को नए कानून बनाने पड़े। इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार कर भी जाना पड़ेगा। सिपाही गांव के हालात से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे। वे अपने परिवार गांव में छोड़ कर आए थे। लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में भी फैल गया। सुधारों पर प्रतिक्रिया। अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा पर रोक लगाने, विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए अंग्रेजों ने। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी थी। 1850 में नए कानून बनाया गया जिसमें ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया था। इस कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसे ही रहेगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज, परंपराओं, जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। इन सुधारकों और उनके सुधार आंदोलन के बारे में अब हम लोग नीचे पढ़ेंगे। जनता की नजर से लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या क्या सोच रहे थे। ये 84 नियमों की सूची उस टाइम महाराष्ट्र में एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोंडसे द्वारा लिखित पुस्तक मांझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं, क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो जो विष्णु भट्ट जी को बताया था वो सब उन्होंने लिखा था। तो उन्होंने ये बताया कि अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने का आमाद है। अंग्रेज सरकार हिंदू और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने का आमाद है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में उनका ऐलान कर दिया। सिपाहियों ने बताया था कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणामों की चेतावनी दे दी।
राजाओं ने कहा कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी। कि राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानी को लौट गए। तमाम बड़े लोग योजना बना रहे थे। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर दी गई थी और मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई। जल्दी हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के स्मरणों से मिलती है। सीताराम पांडे को 1812 बंगाल नेटिव आर्मी में एक सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था। उन्होंने 48 साल तक नौकरी की। 1860 में वे सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेजों की मदद की। हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था और अंग्रेज ने उसे सीताराम की आंखों के सामने मार डाला था। अपने सेवानिवृत्ति के बाद उनके कमान अफसर नारगेट ने उन्हें अपने स्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपनी स्मरण लिखे, जिनका नारगेट ने अंग्रेज में अनुवाद किया और फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित करवाया। सीताराम पांडे के स्मरण का एक अंश इस प्रकार था। मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे में सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिश रचने लगे थे। अवध के नवाब दिल्ली बादशाह के नुमाइंदों को सेना के नब जाने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया। उन्होंने हजार झूठ गढ़ डाले और सिपाहियों को अपने मालिकों को अंग्रेज के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करेंगे तो इन सुझाव पर अमल करें तो सेना ऐसा कर सकती है। ये मेरठ में विद्रोह सिपाही अफसरों पर हमला करते हैं, उनके घरों में घुस जाते हैं और इमारत में आग लगा देते हैं। गतिविधि देख लीजिए। पहला पॉइंट है, सीताराम विष्णु भट्ट के मुताबिक लोगों के दिमाग में मुख्य चिंताएं कौन सी थी। उनकी राय में शासकों ने क्या भूमिका निभाई, सिपाही क्या भूमिका निभाते दिखाई दे रहे थे, ये हम लोग जानेंगे इसमें। सहयोग ने इस समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनी में भेजा। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया। इसी दौरान न जाने कहां से यह खबर फैल गई कि इन राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूस पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। हमारी रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर यह खबर भेजने लगे और जल्द ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजहब को चोट पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं किया था, लेकिन जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, अवध पर कब्जा के कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे। स्वार्थी लोगों ने फौरन यह कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज तो सबको ईसाई बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किए ताकि उन्हें इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू दोनों भ्रष्ट हो जाएं। कर्नल साहब का मानना था कि यह बेचैनी जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही थी, इस बार भी अपने आप खत्म हो जाएगी और उन्होंने मुझे घर चले जाने की हिदायत दी। सीताराम पांडे फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार।
सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती है, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि उन सबका शत्रु एक है, इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते हैं। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है। उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। उत्तरी भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोह तेवर के साथ उठ गए। कुछ लोग मानते थे कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। कैवेलरी लाइनों में युद्ध। ये चित्र 3 जुलाई 1857 में 3000 से ज्यादा विद्रोही बरेली से दिल्ली आ पहुंचे। उन्होंने यमुना को पार किया और ब्रिटिश कैवेलरी चौकियों पर धावा बोल दिया। यह युद्ध पूरी रात चलता रहा था। फिर मेरठ से दिल्ली तक का 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूस के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया था। सिपाहियों को लगता कि उन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था, क्योंकि जो लोग थे वो धर्म में ज्यादा विश्वास करते। तो जब उनको ये पता चला कि गाय और सुअर की चर्बी का इस पे लेप चढ़ाया गया, तो वो इस चीज का विरोध करने लग गए थे। तो 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा दी गई थी। यह 9 मई 1857 की बात है। मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत जबरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आजाद करा दिया। उन्होंने अंग्रेजी अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिया और अंग्रेजों की इमारत व सत्ता को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेज के शासन को खत्म करने पर आमाद थे, लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेज के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे। मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। यहाँ भी ये अंग्रेज अफसर मारे गए। देसी सिपाहियों ने हथियार व गोलियां बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों को आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से 2-2 हाथ करने को तैयार थे। ये मंगल पांडे की स्मृति, जिस पर डाक टिकट जारी कर दिया गया था। लेकिन सिपाही भी अड़े रहे।
आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। पूरे बादशाह को सिपाहियों की यह मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। अंग्रेज से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। ज्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाके का शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर लें तो वे मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाएंगे। अंग्रेजों को इस घटना की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूस के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी, लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया था तो स्थिति रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देना लगता तो उसका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है। बगावत फैलने लगी। जब दिल्ली से अंग्रेज के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है खबर फैलने में भी कुछ समय तो लगना ही था, लेकिन फिर तो विद्रोह का सिलसिला ही शुरू हो गया। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने को निकल पड़े। उनकी देखी देखा कस्बे और गांव के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदार और मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेज से लोहा लेने को तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर हैं। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे को बर्जिस कृत को नया नवाब घोषित कर दिया गया था। बर्जिस कृत ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया था। उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोह सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेज को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की राजी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेज के खिलाफ उसका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासक ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। विद्रोह टुकड़ियों के सामने अंग्रेज की संख्या बहुत कम थी। बहुत सारे मोर्चों पर उनकी जबरदस्त हार हुई। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेज का शासन खत्म हो चुका है। अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया था। खास तौर से अवध के इलाकों में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। 6 अगस्त 1857 में लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, जिसमें उसने अंग्रेज के भय को व्यक्त किया। हमारे लोग विद्रोह की संख्या
हमारे लोग विद्रोहियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो गए हैं। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेजों को शासन जल्द ही खत्म हो जाएगा। वह समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थन की एक विशाल संख्या जुटा ली थी। अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेजों से लड़ने लखनऊ जा पहुंचे। दिल्ली में अंग्रेज का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए। बरेली सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर लिया। वह इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोह सिपाही के साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। ये ब्रिटिश टुकड़ियां विद्रोह का हमला करती हैं, जिन्होंने दिल्ली के लाल किले तथा सलीमगढ़ किले पर कब्जा किया। ये विद्रोह सिपाही मेरठ से दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। फिर कंपनी का पलटवार क्या था कि इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए। विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए। विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेज के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दे दी गई थी। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने मार दिया गया था। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जानत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया। इस जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का यह मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। इसके बाद भी लोग अंग्रेज से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। मार्च 1858 लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चली गई। 58 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चली गई। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ हुआ। खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्हें अपने आप को अंग्रेज फौज से घिरा पाया और वे शहीद हो गई। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता में से छापामार युद्ध चलाते रहे। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला, उसी तरह विद्रोही ताकतों को हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया। उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी जमीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। अंग्रेजों ने ये सब आश्वासन दे रहे हैं। जिन्होंने विद्रोह किया कि उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेजों के सामने समर्पण कर देते हैं और अगर उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगे और जमीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाही विद्रोही नवाबों और राजाओं पर मुकदमा चलाए गए और उन्हें फांसी पर
लटका दिया गया। ये अंग्रेज टुकड़ियां दिल्ली में घुसने के लिए कश्मीरी गेट को बारूद से उड़ा देती है। विद्रोह के बाद के साल, वो अभी 1857 के टाइम का था, फिर अब उसके बाद का टाइम अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। विद्रोह के बाद के साल में क्या क्या हुआ। विद्रोह के बाद के साल अंग्रेजों ने 1859 में 59 के आखिरी तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वे पहली वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला रहे थे। अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए हैं वो है, पहला, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ को सौंप दिया, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। कंपनी के सारे जो अधिकार थे वो ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में अब सौंप दिया गया था। ब्रिटिश मंत्रालय के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंप दिया गया। उन्हें सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया, जिससे इंडिया का काउंसिल कहा जाता है। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथ में ले ली। दूसरा था देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों, यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई थी, लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया था कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना आधिपत्य स्वीकार करें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई थी। उन्होंने अपनी रियासत अपने वंशजों, यहाँ तक कि दत्तक पुत्र को सौंपने की छूट दे दी गई थी, लेकिन जब उस टाइम रानी लक्ष्मीबाई जी ने जब ये चीज़ बोला था कि दत्तक पुत्र को मतलब कि उनके बाद उसको राजा बनाया जाए, तो ये उस टाइम अंग्रेज नहीं माने थे कंपनी। तीसरा, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला दिया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने के बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएं। मुसलमानों की जमीन संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह व शत्रुओं के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया। पांचवा, अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म, सामाजिक रीति रिवाज का सम्मान करेंगे। छठा, भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई गई। इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ था। ये विद्रोह के मुख्य केंद्र और विद्रोह के अन्य केंद्र, जो रेड से जितने भी वो बने हुए हैं ट्रायंगल, ये विद्रोह के मुख्य केंद्र हैं, जैसे झांसी, कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद, बरेली, दिल्ली, मेरठ। और जो जितने भी ब्लैक थे वह विद्रोह के अन्य केंद्र हैं।
परम शांति के एक स्वर्गीय साम्राज्य की खातिर जब 1857 में भारत में विद्रोह फैली, उसी समय चीन के दक्षिणी भाग में भी एक विशाल जन विद्रोह पैदा हो गया था। यह विद्रोह 1850 में शुरू हुआ और 1860 के मध्य में जाकर खत्म हुआ। हांग चिकुआंग के नेतृत्व में हजारों मेहनतकश गरीब लोगों ने परम शांति के स्वर्गीय साम्राज्य की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी। इस विद्रोह को ताइपिंग विद्रोह के नाम से जाना जाता है। हांग जुआंग के धर्मांतरण करके ईसाई धर्म अपना लिया था और वह कन्फ्यूशियसवाद और बौद्ध आदि परंपरागत चीनी धर्मों के खिलाफ थे। ताइपिंग के विद्रोही एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे ताइपिंग के विद्रोही एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे जहां ईसाई धर्म को माना जाएगा, जहां किसी के पास निजी संपत्ति नहीं होगी, जहां सामाजिक वर्गों और स्त्री पुरुष के बीच कोई भेद नहीं होगा, जहां अफीम, तंबाकू, शराब के सेवन तथा जुए, वेश्यावृत्ति और गुलाम पर पाबंदी लगी। चीन में तैनात अंग्रेज और फ्रांसीसी सेनाओं ने ताइपिंग विद्रोह को दबाने के लिए किंग साम्राज्य के बादशाह को काफी मदद की। तो ये चैप्टर खत्म हो गया है। ये भी थोड़ा सा देख लीजिए ये पॉइंट। ये लखनऊ रेजिडेंट के खंडहर का चित्र है जो जून 1857 में विद्रोह टुकड़ियों ने रेजिडेंट को कब्जे में ले लिया था। बहुत सारी अंग्रेज औरतें, मर्दे और बच्चों ने रेजिडेंट की इमारतों में पनाह ली हुई थी। विद्रोहियों ने इस पूरे परिसर को घेर कर उन पर गोलियों से हमला किया था। इस तरह के एक गोले से अवध के चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस की भी मौत हो गई थी। हेनरी लॉरेंस जिस कमरे में मरे वह चित्र में दिखाई दे रहा है। गौर से देखिए इमारत पर दौर के निशान किस तरह बचे रह गए हैं। तो ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया है। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने करे हैं अंडरलाइन, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और अच्छे से एक बार इसको दोबारा फिर से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि स्टोरी अगर पता रहेगी, थ्योरी अगर आप जानते रहेंगे तो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बने आप उनको कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।